चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून जी। आज मैं आप सबके साथ हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे ऑफ आवर यूनिट सेकंड। पता है क्या बेटा, अगर मैं भी बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग लिंगर ऑन करते गए तो मुझे मालूम है आपके पेपर्स जब होंगे आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग जस्ट राउंड अबाउट 2 मंथ्स। और 2 महीने में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन, ये सब चैप्टर्स बड़े हैं। तो इन चैप्टर्स को खत्म करने में टाइम लगता है, तो हमें सिलेबस क्या फास्ट करना पड़ेगा, रन अप करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई बेटा, हाँ इतना कर लेंगे, आपका ये जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा कवर करेंगे, इसका टेस्ट आफ्टर आफ्टर योर पेपर्स, आपके यूनिट 1 के पेपर्स के बाद तब इसका टेस्ट रख दूंगा। टेस्ट अभी नहीं करेंगे, पर चैप्टर पहले बेटा करना पड़ेगा, नहीं तो 11th का सिलेबस एज कम्पेयर टू 12th ज्यादा है। तो अगर हम लोग लिंगर ऑन करेंगे फंस जाएंगे। क्लियर? तो मुझे ये है कि हम लोग सिलेबस को डिले मत करें। हाँ, आपके जो पहले चैप्टर देखो रिवीजन भी करा दी, फिर भी अगर किसी को डाउट्स है, फिर किसी को कोई डाउट है अभी भी करना, सर ये टॉपिक नहीं क्लियर, तो याद है मॉर्निंग में 8 o'clock भी क्लास रखता था। क्लियर? शाम को भी 8-9 बजे ऑनलाइन आते थे। तो आप जब मर्जी मुझे कह दो, चाहे इंडिविजुअल, अगर किसी को प्रॉब्लम है, खन्ना सर मुझे ये लेक्चर नहीं समझ आया, तो बेटा मुझे कॉल कर दो, मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी टाइम मैनेज होगा हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे। और अभी तुम्हारे ग्रुप में से एक का तो पढ़कर सुनकर मुझे हैरानी हो रही है, आधे में लेक्चर छोड़कर चला जाता था कि मेरी गेम्स का टाइम है। बेटा गेम्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी अगर पढ़ाई, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में भी जाना है, अच्छा स्पोर्ट्स कोटा जरूर है, पर वहां पे भी आपको साथ में मार्क्स भी चाहिए। और मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेकर बैठे हैं, पैक में बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बैठे हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? तो उनमें से एक तो मुझे याद है, हमारे नीचे डॉक्टर से रहते हैं, उनकी कुलीग है मैम, उनके तीनों बच्चे मेरे स्टूडेंट थे। तो एक वॉलीबॉल का प्लेयर था, एक पता नहीं किसका था, एक ने एमबीए की, फिर एक ने केमिकल इंजीनियरिंग किया, थर्ड का मेरे अब ध्यान में नहीं है उसने क्या किया था। तो वो सारे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू गए थे। या जब मेरा बेटा पढ़ता था उस टाइम पैक में कई स्टूडेंट्स बैडमिंटन के कोटा के थ्रू गए थे। तो एडमिशंस होती हैं वहां पर पहले एजुकेशन मस्ट है। और आज आपके साथ, क्योंकि दूसरे ग्रुप में भी बच्चे कह रहे थे खन्ना सर इतने लेक्चर्स में वी वर जस्ट डिस्कसिंग एमसीक्यू, तंग आ गए एमसीक्यू डिस्कस करके। तो ये एक अब यहाँ पर भी सीरियल आ रहा है, हाँ सर एमसीक्यू तंग आ गए थे। तो बेटा आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर ऑफ यूनिट सेकंड, दैट इज केमिकल। क्लियर? ये आ जाएगा हमारे पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। वो बाद में, क्योंकि उसमें रिएक्शंस है वो भूल जाओगे तुम लोग। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट, दैट इज अवर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो मेरे साथ स्टार्टिंग से कर रहे हैं, याद है फर्स्ट चैप्टर जब भी स्टार्ट करते हैं वी डू ब्रीफ अप इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। और देखो बेटा तुम्हारी ना पढ़ाई का क्या करूं, डर लगता है कहीं वायरल ना हो जाए हमारा वीडियो, कि इतना बुरा हाल कर दिया ना एजुकेशन का उठाकर इस टाइम। अब यूनिट 1 आपका सारा एमसीक्यू था। क्लियर? जो यूनिट 2 है उसमें पेपर डिस्क्रिप्टिव है। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव, और उसमें ऐड क्या कर रखा है, सम एमसीक्यू क्वेश्चन माइट बी एडेड, कि फ्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन बी एडेड, अदरवाइज पूरा पेपर जो सेकंड यूनिट है दैट विल बी आवर डिस्क्रिप्टिव। क्लियर? तो बेटा ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ये चैप्टर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, इवन कंपटीशन में कोई भी पेपर उठा लो, पिछले 4 साल का, 5 साल का, 6 इयर्स का, हर बार आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रखा है, और मोस्टली इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। 10th क्लास में अगर आप सबको ध्यान हो, ज्यादा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस होते थे, उनमें साइन कन्वेंशन आते थे, कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है। तो अगर आप किसी 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछोगे कि थर्मोडायनेमिक्स में मुश्किल क्या लगता है, तो बेटा इसमें साइन कन्वेंशन सबसे मुश्किल है। तो मेरा आदत क्या, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी जस्ट ब्रीफ अप इस चैप्टर में क्या क्या आएगा। तो जैसे नाम में है देखो, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मींस हीट, डायनामिक्स मींस हीट ट्रांसफर, so where heat transfer is taking place and how these different types of heat changes are related to one another, इस चैप्टर में ये है। तो 10th क्लास तक याद है आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से जरूर किया है। तो एक्सो में मुझे याद आता है एग्जिट, एग्जिट मींस हीट क्या आ रही है, आउट। एंडो में एंडो, ईएन, एंटर, एंटर मींस वहां पे हीट क्या कर रहा है, एंटर। तो बेटा इस चैप्टर में ना साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों को क्या होता है, जैसे मेरे ना रिलेटिव है, उनके दोनों बेटे मेरे स्टूडेंट थे। तो मैं बिल्कुल तब यहाँ पे नया नया पढ़ाने आया था, अब तो वो दोनों कनाडा में सेटल है।
क्लियर। तो वो स्टूडेंट जब दोनों मुझसे पढ़ने आए थे ना, फर्स्ट स्टूडेंट जो मुझे यहाँ पर आपके पंचकुला या चंडीगढ़ पढ़ाने को मिले, वो किसी इंस्टीट्यूट जाते थे चंडीगढ़। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, कहते हैं अंकल जी हमारे आंसर ठीक आ जाते हैं, बस साइन गलत हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो मुझे ना उन पे विश्वास नहीं हुआ, मैं कहा ये साइन गलत हो गया तो इसके आप वैल्यू नहीं मालूम। कहता क्या फर्क है, नेगेटिव पॉजिटिव ये है, कहीं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन उल्टा कर बैठते होंगे। बेटा यहाँ पे सारे चैप्टर में हमारे पास साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस है। ये तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी चीज को क्रैम नहीं करेंगे। जस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक, जैसे आप 10th में फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का कॉनकेव मिरर, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, किसी को वैल्यू को पॉजिटिव लेते थे किसी को नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आधे स्टूडेंट साइन कन्वेंशन को क्रैम अप करते हैं। तो क्रैमिंग है नहीं, इनमें सिर्फ लॉजिक्स है। हियर वी विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू, ऐसे हमारे पास आएगा डेल्टा एच, ऐसे आएगा डेल्टा जी, ऐसे आएगा हमारे पास डेल्टा एस। तो मुझे ना यहाँ पर डेल्टा का बस एक कंसेप्ट क्लियर है, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, अगर चेंज है तो ये हर बार क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। जहां पर भी डेल्टा है दिस स्टैंड फॉर चेंज। चेंज का मीनिंग क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सपोज देखो बेटा मेरे सिस्टम पर इंटरनल एनर्जी, यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, ये U1 थी। क्लियर। सपोज पहले सिस्टम के पास एनर्जी क्या थी, U1। नाउ वी ऐड एनर्जी इन दिस, मैंने इसमें एनर्जी ऐड कर दी। तो देखो अगर एनर्जी ऐड कर दी, पक्का है U2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि मेरे पास आज हमारा यही कंसेप्ट आएगा भी, व्हाट डज दिस यू स्टैंड फॉर। तो ये इंटरनल एनर्जी था, मैंने क्या किया इसमें एनर्जी ऐड कर दी, तो दैट मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम विल इंक्रीज। तो अब मैंने आपसे क्या कहा, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या है U2, इनिशियल वैल्यू क्या है U1। क्लियर, तो पक्का है यहाँ पर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगी, U2 बड़ा है और U1 क्या कम। तो साइन कन्वेंशन हमें ना क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग देखेंगे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वहीं से साइन कन्वेंशन। ये सुन करता खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया, सपोज दिस एनर्जी वाज U1। अब सिस्टम ने क्या किया, एग्जिट, मेरे में से इंटरनल एनर्जी क्या करगी, बाहर मूव, वी रिमूव एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। अगर मैंने एनर्जी रिमूव किया तो पक्का दिस फाइनल वैल्यू विल बी U2। अब फिर अगर मैं डेल्टा यू कंसिडर करता, डेल्टा यू क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो U2 माइनस U1। अब U2 मेरे पास कम हो गया, U1 ग्रेटर, तो पक्का ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर, तो ये आंसर नेगेटिव में आ जाए। बेटा ऐसे ना हम लोग इस चैप्टर में साइन कन्वेंशंस क्रैम ही नहीं करेंगे। क्लियर, इसके आंसर्स में हर बार डाउट्स ही आते हैं, साइन कन्वेंशंस। और कंपटीशन में आराम क्या है, कई बार मैं न्यूमेरिकल से आता हूँ ना, तो आप में से स्टूडेंट न्यूमेरिकल करते ही नहीं, कहते खन्ना सर अगर हमें साइन कन्वेंशन क्लियर है, इवन देन वी आर गेटिंग आवर आंसर राइट। क्लियर, कि अगर तुम्हारे साइन कन्वेंशन ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन में साइन कन्वेंशन ठीक है, बाकियों में साइंस क्या कर दिया उल्टे, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं न्यूमेरिकल, सीधे साइन कन्वेंशन से आंसर्स आ गए। क्लियर, तो ये था एक साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट, नेगेटिव। ये उनको अभी भी डाउट है, खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया ये क्या किया है। एक केस और करें, आप लोगों ने अभी मुझे कहा था एक्सोथर्मिक एनर्जी और एंडोथर्मिक, याद है वहां पे टीचर्स क्रैम कराते थे, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव। क्लियर, तो ये बेटा जो डेल्टा एच है दिस बेसिकली स्टैंड फॉर चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर, या हीट एनर्जी। तो मैं अभी इसको ना रॉ वर्ड बोल रहा था, हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब। तो मेरे सिस्टम के पास पहले हीट क्या थी, H1। अब सिस्टम ने क्या किया, हीट गेन। सिस्टम में क्या किया, हीट गेन। अगर हीट गेन किया तो पक्का है H2 विल इंक्रीज। अगर इंक्रीज किया तो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल H2 माइनस H1। तो साइन कन्वेंशन पक्का पॉजिटिव आ गई। ऐसे अगर मेरे पास पहले हीट क्या थी, H1। क्लियर, अब हीट इज बीइंग लॉस्ट, अब मैंने हीट को बाहर कर दिया, अगर बाहर किया तो H2, तो डेल्टा H विल बी H2 माइनस H1। तो साइन कन्वेंशन पक्का नेगेटिव आ जाएगी। तो देखो ये तुम्हारे 10th क्लास का कंसेप्ट नहीं आ गया, एक्सो और एंडो। एक्सो में एग्जिट, एग्जिट दैट मींस हीट क्या जा रही है, बाहर। अगर हीट बाहर जा रही है तो हियर वी आर टॉकिंग इन दिस टर्म एंडो। एंडो में हीट क्या करता है, एंटर। अगर एंटर H1 में हीट एंटर किया तो H2, तो दैट मीन फाइनल वैल्यू इज इंक्रीजिंग। इसलिए बेटा आपको 10th क्लास में जब एक्सो और एंडो को एग्जांपल्स करते थे, डेल्टा H वैल्यू वाज नेगेटिव एंड डेल्टा H वैल्यू वाज पॉजिटिव। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स एक्सो एंड पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ऐसे 10th में ना एनर्जी की वैल्यूज को क्रैम कराते थे, मुझे वैल्यूज को नहीं याद करना, मुझे बस साइन कन्वेंशंस क्लियर करना।
तो देखना यहाँ पर हमारे पास इन सबकी स्टडी है और साथ में हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, हम लोग इनके आपस में रिलेशन करेंगे, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आ जाएंगे। अब देखा वर्ड किसी ने अगर ध्यान दिया है तो बड़ी बार बोल रहा था सिस्टम, क्लियर। तो जो आज का लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, तो थोड़ा सा ना आप स्टूडेंट्स को बोरिंग भी लगता है, क्लियर। वो फर्स्ट बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि आज मैंने सारी टर्म्स को क्लियर करना है। तो आज हमारे पास ना क्या होगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ रहे याद है, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो किसी पेपर में तो नहीं आएगी, पर एक चैप्टर का ब्रीफ अप हो जाएगा इसमें करना क्या। इसके बाद आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट आएगा, सर्टेन हमारे पास आएंगी सर्टेन बेसिक टर्म्स, certain basic terms being used in this chapter। जैसे मैंने एक अभी टर्म बोला है सिस्टम और एक बोला है सराउंडिंग्स, क्लियर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, हाउ दीस सिस्टम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, या व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन। ऐसे आज हम लोग टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर दैट इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास स्टडी ऑफ थ्री टर्म्स डिटेल में आएगी। डेल्टा यू, दिस स्टैंड फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q, this stand for heat change taking place in the system, और एक आएगा W, this stands amount of the work being done by the system या on the system। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, स्टडी ऑफ these terms डेल्टा U, Q and W and how these are related to one another। तो इनको हम लोग रिलेट कर देंगे on the basis of first law of chemical thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा इस साल ना एनईटी के पेपर में मुझे ध्यान में आए और जेई दोनों में फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इसी कंसेप्ट का, दैट हाउ दीस थ्री टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आ रखा है। तो हम लोग इन तीनों को रिलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन पहला आ रखा है इन इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, क्लियर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है डिफाइन दिस लॉ एंड हाउ दीस थ्री टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। अब सीबीएसई में तो ये आ जाएगा, अब कंपटीशन में ये नहीं, तो इनके क्वेश्चंस आनेंगे न्यूमेरिकल्स के बेस पे। तो इस चैप्टर में ना आज का लेक्चर जो है वो थ्योरी बेस है, थ्योरी बेस में जस्ट स्टडी ऑफ हाउ दीस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, इनके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फर्स्ट लॉ में ना हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, इसके बाद दैट विल बी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी डेल्टा एच, दिस स्टैंड फॉर एंथैल्पी चेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा पी डेल्टा वी। हमारे पास एक और ये रिलेशन आएगा फॉर आवर न्यूमेरिकल पर्पस, हाउ एंथैल्पी चेंज एंड हाउ इंटरनल एनर्जी चेंज आर रिलेटेड टू वन अनदर। तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में कई बार ये डेरिवेशन, क्लियर, नहीं तो हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। जैसे देखना वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे फिफ्थ में, क्लियर। फिफ्थ में इनको डेल्टा एच को रिप्लेस कर दूंगा क्यूपी के साथ, यू को रिप्लेस कर दूंगा बाय क्यूवी के साथ, और डेल्टा वी को रिप्लेस कर देंगे बाय डेल्टा एनजीआरटी, क्लियर। और इस बेस पे ना आपके क्यूपी हीट चेन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, हीट चेन कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लियर। इन दोनों की डेरिवेशन सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में इन कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी आदत क्या रहती है बेटा, देखो पहले इन तीन को रिलेट किया, तो यहाँ पे डेल्टा एच को रिलेट किया, इसके साथ हम लोग जहाँ जहाँ टर्म्स को रिलेट करेंगे ना, इस टॉपिक को हम लोग कंपाइल करते रहेंगे। तो लास्ट में क्या होगा, इस चैप्टर के आखिर में आपको ऐसे इतनी सी स्पेस में सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले इकट्ठे आ जाएंगे, ये सभी के सभी फॉर्मूले कंपाइल हो जाएंगे। तो तुम्हें ना एक पढ़ने का क्राइटेरिया मिल जाएगा। नहीं तो देखो इतनी बड़ी बुक है प्रदीप, तो हमें से आज एक स्टूडेंट मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर भी लगा रहा है, तो इतनी मोटी बुक तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। पर अगर मुझे थोड़ा सा लॉजिक क्लियर है, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है, एक फ्लो बन जाए, तो हमें पढ़ना भी आसान और समझना आसान हो जाता है, क्लियर। तो इस फर्स्ट लॉ के बाद हमारे पास यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है, हाँ जी, हाँ ये सारे हम लोग इनकी डेरिवेशन भी करेंगे। QP स्टैंड फॉर हीट चेन मेजर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, QV स्टैंड फॉर हीट चेन मेजर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लियर। ये डेल्टा एनजी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, गैसियस मोल चेंजेस, क्लियर। तो इसके न्यूमेरिकल्स जब करेंगे वहां पे ये आ जाएगा, R गैस कांस्टेंट एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, क्लियर। इसके बाद बेटा जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे पास फर्स्ट लॉ के बेस पे है, दैट इज आवर हेल्स लॉ, क्लियर, हेल्स लॉ ऑफ गैसेस, क्लियर। ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। और मुझे ध्यान में ये ना न्यूमेरिकल्स
जब आपके स्कूल में टीचर्स कराते हैं तो आप बच्चे मुझे कह रहे खन्ना सर मैम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो कभी गैसेज रह गया कभी कुछ रह गया, तो बेटा इसका ना मैंने एक फॉर्मूला का बना रखा है, तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट पड़ेगा। क्लियर? तो मैं भी जब पढ़ाता था ना तो तुम में से एक दो स्टूडेंट ने एक बार डाउट पूछे थे, खन्ना सर प्रदीप में ये क्वेश्चन ऐसे है या कंपटीशन में ऐसे आ रखा है कैसे करें, तो बेटा प्रदीप के आंसर में से मुझे इसका क्लू मिल गया। क्लियर? इसका मीनिंग क्या था, हैज लॉ का रिएक्शन को एक स्टेप में करें या रिएक्शन को मूव करें सीरीज ऑफ स्टेप, उसे या तो वन स्टेप में करें या सीरीज ऑफ स्टेप, हीट चेंज विल ऑलवेज बी सेम। दैट मींस मेरे पास अगर ये फर्स्ट रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, whether we follow this path one, yeah, or whether we follow this path second, heat change when we move from 1 to 2 will always remain same, इनमें कभी भी हीट चेंज की वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो whether we follow first step or second step, amount of heat evolved or absorbed will remain same। तो ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पे था हैज लॉ। क्लियर? तो ये हैज लॉ के न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। क्लियर? इसके बाद फिर हमारा ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद फिर आएगा सेकंड लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सेवंथ टॉपिक, दैट विल बी सेकंड लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बेटा सेकंड लॉ है ना, दिस बेसिकली डील्स विद टू फाउंड दैट वेदर आवर गिवन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस or non-spontaneous in nature, that whether our given system is spontaneous or non-spontaneous in nature। तो देखो इसका ना बेस क्या होगा, सीबीएसई में आपका सबसे कॉमन ये जो इसी सेकंड लॉ के बेस पे आएगा, हमारे पास एक फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, एक हमारे पास आएगा डेल्टा एच, एक हमारे पास आएगा डेल्टा एस। इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स को ना बेटा इवन मैं 12th क्लास में बिफोर देयर कंपटीशन हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। डेल्टा जी स्टैंड फॉर फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी, और डेल्टा एस याद है अगर मैंने शुरू में अगर ध्यान दिया था, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस लिखा था। दिस रिप्रेजेंट्स रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन आवर सिस्टम। हाँ जी, टी और टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर और साथ में डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बेसिकली क्या था, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। क्लियर? तो तुम लोग बताओगे मुझे सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है, सॉलिड लिक्विड और गैसेज किसमें डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होगा? गैसेज है ना, क्योंकि गैसेज में गुड, गैसेज में मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर, तो दूर होने के कारण क्या होगा, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दैट मींस दिस बेसिकली डील्स विद स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पेपर में क्या होगा, या तो ये वैल्यूज गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट whether given system is spontaneous or non spontaneous, या हम लोग कंडीशंस दे देंगे, कंडीशन से आपको प्रिडिक्ट करना है whether this process is spontaneous or not। तो इन सब ने ना मेरे साथ एक कंसेप्ट कर रखा है, जिसके पास एनर्जी कम है स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। और एक एग्जांपल याद है आपको फर्स्ट चैप्टर से दे रहा था, वाटर है, वाटर मेरे पास 200 डिग्री पे है, फ्रॉम 200 डिग्री इट गेट्स कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर 25, वो खुद आ रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि 200 से क्या है 25 खुद। पर अगर मैंने उसे 25 से लेकर जाना है 200, आई विल हैव टू सप्लाई हीट, जब तक मैं हीट दे रहा हूँ तब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दैट मींस दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? अगर किसी को अभी भी मुश्किल लगा, मैं बकेट ले गया वाटर की टॉप फ्लोर पे, क्लियर, टॉप फ्लोर पर ले जाकर मैंने बकेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो जैसे टिल्ट किया सारा वाटर नीचे खुद आ गया, क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh। जैसे जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो बेटा इस लॉजिक में ना मुझे कुछ नहीं ध्यान रहता, ना साइन कन्वेंशन ना कुछ, बस इतना ध्यान है अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या ज्यादा, तो वही प्रोसेस को क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस। क्लियर? दैट मेक्स आवर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसलिए जो पानी था 25 डिग्री से अगर 200 जा रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, वी आर मूविंग टू हाई एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या कम। तुम बच्चे अपना ही देखो ना, जब थोड़ा बहुत झगड़ा करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं सारा दिन गुस्से में रहते हैं, है ना, थोड़ी देर गुस्सा आया फिर जैसे तुम बच्चे, मुझे उस दिन का मुझे कोई स्टूडेंट कह रहा था, कहते खन्ना सर पहली बार आपको गुस्से में देखा था। मैं कहा गुस्से में तो मैंने आना ही था, 3 महीने कोई पढ़कर गया और क्या कर गया आखिर में मेरे साथ, तो गुस्सा कब भी ना आए। तो वो क्या था बेटा, गुस्सा में अगर आता है तो यार चलो गुस्सा भी छोड़ो, तुम बच्चों का 10th में रिजल्ट आया था, क्लियर,
मेरे जैसे ना घर आके कह देते थे मिंटू तेरा तो कुछ बनना ही नहीं, तूने पास ही नहीं होना, या तेरे नंबर तो बुरे आएंगे। जब इसके आगे अबव 90%, उसने कहा ना पापा को वो करो अंकल को फोन, वो आगे मेरी बुराई करते थे। थोड़ी देर घर को सिर पे उठा लिया, पर कितनी देर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, फिर तो डाउन नहीं आए। अभी उस टाइम हमारा एनर्जी लेवल क्या था, हाई। धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, कम। अगर एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो सिस्टम बिकम स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो बेटा यहाँ तक जो टॉपिक्स करेंगे ना, यहाँ तक मेरे पास एक सिमिलरिटी थी। क्लियर, वी वर कंसीडरिंग चेन फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके बाद में यहाँ पर जो 9th टॉपिक हमारी बुक्स में बीच में दिया है, मैं इस टॉपिक को आखिर में हर बार पकड़ता हूँ। ये हमारा कंसेप्ट आएगा ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये हमारे पास आखिर में जाकर कंसेप्ट आएगा बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बेटा बॉन्ड एनर्जी में हर बार सिर्फ एक ये है बॉन्ड एनर्जी, इन विच वी कंसीडर इनिशियल माइनस फाइनल। क्लियर, तो इसलिए ना मैंने इसे बुक के बीच में नहीं कराया। तो हम लोग ना कभी भी बुक के जैसे टॉपिक्स नहीं मूव करते जैसे बुक में दिए, हम लोग थोड़े से अपने लॉजिक्स बनाते हैं ताकि एक हमारी टॉपिक की कंटिन्यूटी बने। ये टॉपिक नहीं तो आपको दे रखा है हेजलॉ के साथ। क्लियर, तो चैप्टर आधा होता है तो फिर तुम बच्चों को डाउट आता है खन्ना सर कभी आप फाइनल माइनस इनिशियल, कहीं पे आप इनिशियल माइनस फाइनल करते हो। तो फिर मैंने काफी साल से क्या किया, इसे इवन नोट्स में भी लास्ट पे कर दिया बॉन्ड एनर्जी, या किसी बुक में बॉन्ड एनर्जी नहीं, इसे नाम दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी, या इसे नाम दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर, बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर, तो बेटा सीबीएसई में सबसे आसान इसकी डेफिनेशन, नहीं तो कंपटीशन तक इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, क्योंकि वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इनके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, न्यूमेरिकल्स भी है और साथ में थ्योरी पार्ट दोनों साथ साथ रहेंगे। तो आज सबसे पहले अगर इन टॉपिक्स को स्टार्ट करना है तो मेरे पास एक डेफिनेशन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स था क्या, तो लिख लो बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आ गया, दैट इज द पार्ट। क्लियर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आ गया, इट इज द पार्ट, it is a branch of the chemistry, it is a branch of chemistry which deals with study of different energy levels, different levels of energy, and how these energies are related to one another, and how these energies are related to one another. क्लियर, तो बेटा ये ना डेफिनेशन किसी पेपर में नहीं आएगी, पर देखो जिसने थोड़ा सा ध्यान दिया, डेल्टा यू हीट चेन था, क्यू मैंने आपको क्या बोला था, हीट फ्लो, डब्ल्यू क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो वर्क डन करके एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर ये एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल है, खन्ना सर साइकिल ही चला रहे थे। क्लियर, साइकिल चला रहा था, थोड़ी सी देर साइकिल चलाया, सांस चढ़ गया। अगर सांस चढ़ गया तो दैट मींस आई वाज लूजिंग एनर्जी, तो दैट मींस वर्क डन को भी हम लोग एनर्जी से रिलेट कर रहे थे। क्लियर, तो बेटा ऐसे क्या था, इन सबको स्टडी करना है एंड हाउ दीस टर्म्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, इन सबको आपस में रिलेट करते जाएंगे इस चैप्टर में। पर सबसे पहला हमारे पास जो आज है ना, दैट वाज सर्टेन बेसिक टर्म्स, certain basic terms being used in this chapter. Clear, certain basic terms। तो पता है क्या, जब तक मुझे सिस्टम का कंसेप्ट नहीं क्लियर हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आज सबसे पहले हमारे पास है स्टडी ऑफ दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। क्लियर, कि मेरे पास सिस्टम का मीनिंग क्या और सराउंडिंग्स क्या क्या है। तो पता क्या बेटा, इस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में और एक इक्विलिब्रियम में मैंने ना सिर्फ एक वाटर का एग्जांपल पकड़ रखा है। मुझे वाटर के एग्जांपल पे ना ये सारे टॉपिक्स समझाने आसान हो जाते हैं। कैसे, हम लोग जो सिस्टम है इसे डिवाइड करेंगे इनटू 3 टाइप्स। सिस्टम हमारे पास 3 तरह का रहेगा। फर्स्ट इज आवर open system, second is our closed system, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा दैट इज आवर आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर, तो तुम्हारे ना कंपटीशन में जो मैंने सबसे आसान क्वेश्चन पढ़ रखा है इनकी स्टेटमेंट्स आ गई थी।
तो स्टेटमेंट्स देकर इनमें डिफरेंसेस के कंसेप्ट आ गए। तो देखो मुझे नहीं आ रहा था इसमें, एक में मैटर एक्सचेंज है, एक में हीट एक्सचेंज है, एक में नाइदर मैटर नॉर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो मैं नया नया पढ़ाता था ना कुछ रट्टाफिकेशन रखता था। अब काफी साल से क्या इसका एक एग्जाम्पल पकड़ रखा है। वैसे तो तुम बच्चे कभी मम्मी पापा के लिए चाय पता नहीं तो तुम्हारी से में मुझे अगर कहते थे ना चाय बना दो, तो ऐसे लगता था पता नहीं पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया। तो बड़े खुश होते थे जब वहां पे चीनी ना मिले, घर में कुछ ना मिले ना, खुश हो जाता है चल चाय बनाने से छुट्टी मिली। क्लियर। पर चाय बनाने का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था। क्या था, मैंने पैन में वाटर रख दिया। क्लियर। पैन में वाटर रख के मैं उसकी हीटिंग करने लगा। क्लियर। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, पैन एम्प्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वाटर क्या बॉयल आउट कर गया। क्लियर। तो क्या हुआ, ये मेरा ओपन सिस्टम नहीं हो गया जो वाटर था। तो दैट मीन्स मेरे सिस्टम में और सराउंडिंग्स में, सिस्टम और सराउंडिंग्स में मैटर एज वेल एज हीट एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस। सारा का सारा मैटर जो मेरे पैन में था, जो मेरे सिस्टम में था, वो सारा इवेपोरेट करके कहाँ चला गया, सराउंडिंग्स में। तो मैटर तो गया गया। क्लियर। साथ में हीट भी एक्सचेंज हो गया, क्योंकि उसके अगर मैं पैन के थोड़ा सा ऊपर, क्लियर, थोड़ा सा पैन के अगर ऊपर हाथ रखूं तो वो थोड़ा हीट अप हो रहा है। क्लियर। हाँ वो लग बात है, सराउंडिंग्स बड़ी है, उसमें इफेक्ट इतना नहीं आया। पर उसके अगर जस्ट थोड़ा सा ऊपर हाथ रखूं, मेरे हाथ पे हीट भी लग रही है। तो दैट मींस ओपन सिस्टम में क्या हुआ, मैटर एज वेल एज हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब सेकंड टाइम जब आप चाय बना रहे थे, अब आपने क्या किया, उसके ऊपर लिड रख दिया। क्लियर। अब अगर लिड रख दिया, अब क्या होगा, अब वाटर तो बीच में ही रह गया, पर लिड तो मेरा गर्म हो रहा है। क्लियर। अगर गर्म हो रहा है तो दैट मींस क्लोज सिस्टम में मेरे पास क्या हो गया, मैटर एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, ओनली हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब थर्ड कौन सा आ गया, आइसोलेटेड। क्लियर। तो तुम बच्चे पहले तो पढ़ाई करो, अच्छी चीज है, पर अगर मेरे जैसे थे पढ़ाई करने का मन ही नहीं, तो मम्मी पापा बेचारे रात को जब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम लोग कई बार गर्म दूध। क्लियर। और मेरे जैसे को क्या होता था, चाय के बिना तो पढ़ना ही नहीं। तो चाय बनाकर एक बार इकट्ठी रख दी, थर्मस फ्लास्क में नहीं रखते, तो जब थर्मस फ्लास्क में मैंने चाय रख दी, क्लियर, या मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दी, कुछ भी जो रख दिया, वो गर्म चीज गर्म, ठंडी चीज ठंडी। तो दैट मींस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हुआ, नाइदर हीट एक्सचेंज नॉर मेटल एक्सचेंज टेक्स प्लेस। क्लियर। तो बेटा आपके ना पेपर में एक बार इनके सिस्टम के क्वेश्चंस आ गए थे कि किसमें मेटल एक्सचेंज है, किसमें हीट है, और किसमें क्या। तो मुझे भी मुश्किल लगते थे, पर जब से ये वाटर का एग्जांपल दिमाग में रखा, तो मुझे स्पॉन्टेनियस और ये तीनों प्रोसेस समझने आसान हो गए। किसी पेपर में आपको इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी, पर देखो ये न्यूमेरिकल का कंसेप्ट नहीं मिल रहा। मैंने डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू किया था। अगर मैंने आपको दे दिया सिस्टम इज आइसोलेटेड, अगर मैंने उसमें दे दिया सिस्टम इज, हाँ जी, हाँ हाँ, तो आइसोलेटेड का बेस्ट एग्जांपल क्या था, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में मैंने क्या किया, गर्म दूध डाल दिया। अगर गर्म दूध डाल दिया, या मैंने उसमें क्या कोल्ड ड्रिंक डाल दी चिल्ड, तो वो चिल्ड की चिल्ड या हॉट की हॉट रह रही है। तो दैट मींस क्या हुआ, मेरे इस आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मेटल एक्सचेंज नॉर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बेटा देखो अगर हम लोग तोड़ ताड़ना देना कहीं घर जाके थर्मल फ्लास्क, अगर हम लोग अच्छी थर्मल फ्लास्क ले रहे हैं ईगल की, तो उसका क्या होता है बेटा, डबल डबल वेसल है। तो डबल वेसल में हम लोग क्या बीच में वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं। जब मैंने वैक्यूम अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स एयर बाहर कर दी, तो मैंने हीट ट्रांसफर का मीडिया ही खत्म कर दिया वहां पे। क्लियर। तो हीट ट्रांसफर का मीडिया खत्म कर दिया। और जो ये ईगल का इन्होंने थोड़ा और अच्छा कर दिया, इन्होंने इसके बीच में क्या थर्मस के वो फिल कर दिया, थर्मोकोल फिल करके क्या सिस्टम को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया। अंदर की हीट अंदर और बाहर की हीट क्या थी, बाहर। तो ये सुन कहता खन्ना सर ये करा क्यों रहे हो, फायदा क्या। बेटा मैंने अभी कहा था थ्री टर्म्स विल बी रिलेटेड, डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू। और अगर मैंने आपको दे दिया सिस्टम इज आइसोलेटेड, दैट मीन तब मुझे पेपर में क्यू देने की जरूरत नहीं है। कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, तो मेरे जैसा पेपर में न्यूमेरिकल छोड़कर आ गया खन्ना सर क्यू तो दिया नहीं था। पर अगर मैंने कहा सिस्टम इज आइसोलेटेड, दैट मींस नाइदर हीट इज बीइंग लॉस्ट नॉर हीट इज बीइंग गेन्ड, तो वहां पे पक्का है क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए बेटा ये टर्म सारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये आगे जब पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल्स में इन टर्म्स का यूज आ रहा है। क्लियर। तो देखो इन तीनों की तो मेरे ख्याल डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इनका तो नहीं। एक्सक्यूज इसमें मी क्या सर। होगा, हाँ जी, हाँ मौलिक। सर यही कंफर्म करना था कि जो ओपन सिस्टम है उसमें हीट एंड मैटर दोनों चेंज होंगे सराउंडिंग और सिस्टम में, हाँ क्लोज में बस हीट होगी और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं एक्सचेंज हाँ, होगा। मैं लिखवा देता हूँ, एक लिख लो, चाहे स्टेटमेंट लिखना लिख लो। इन ओपन सिस्टम is that open system is that where matter exchange as well as where matter exchange
as well as heat exchange takes place. Matter exchange as well as heat exchange takes place between system and surroundings. Between system and surroundings. Matter exchange as well as heat exchange takes place between system and surroundings. Clear? तो अब तुम लोग बता दो, क्लोज सिस्टम मैं भूल गया, क्या बोलूं? ठीक है ना? तो क्लोज सिस्टम में क्या हो गया? ओनली हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ओनली हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. क्लियर? अब आइसोलेटेड का भी भूल गया. नो एक्सचेंज क्लियर? हाँ चलो, एक तो नो एक्सचेंज लिख दो, या अगर लिखना है तो नाइदर हीट एक्सचेंज नॉर मैटर एक्सचेंज. नाइदर हीट एक्सचेंज नॉर मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो सॉरी बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ सिस्टम सीधा एक्सप्लेन करने बैठ गया. ये स्टूडेंट अभी भी सोच रहा था खन्ना सर सिस्टम क्या और सराउंडिंग्स क्या है. तो देखो बेटा, यहाँ पे चेयर है. क्लियर? तो चेयर को अगर मैं प्रेशराइज करूँ, एक स्टूडेंट को कहता है खन्ना सर नहीं ब्रेक कर सकते, पर अगर मैं क्रशर में से डाल दूं, प्रेशराइज कर दूं, तो इस चेयर को ब्रेक कर सकते थे. तो दैट मींस ये जो चेयर है, एक चेयर पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा था, तो ये सिस्टम हो गया where we could apply changes. और मेरे पास चेंजेस करने के लिए तीन चीजें मेन है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम. क्लियर? मैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कम ज्यादा करके, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को कम ज्यादा करके अपने सिस्टम में चेंजेस ला सकता था. तो दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच वाज अंडर कंसीडरेशन बाय अप्लाइंग चेंजेस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके साथ मैं इस पे चेंजेस अप्लाई कर सकता था. दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जितनी चेयर्स बाकी पड़ी हैं आसपास, वो सारी हमारे पास क्या सराउंडिंग्स में आ गई. या तुम बच्चे अभी कॉपी पे कर रहे थे, क्लियर? कॉपी पे एक स्टूडेंट पेन को लगा ब्रेक करने, तो जब वो पेन को ब्रेक कर रहा है, दैट मींस उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो जो पेन है दैट विल बी सिस्टम, और जो बाकी सारा पोर्शन है ऑफ आवर यूनिवर्स दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग्स. क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल में ना हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग्स में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि तुम लोग रट्टा लगा लोगे हीट इवॉल्व इज, हीट इवॉल्व को आप क्या मान लोगे? डेल्टा एक्स नेगेटिव. क्लियर? पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दी. सराउंडिंग्स गेन हीट फ्रॉम द सिस्टम. सराउंडिंग्स गेन हीट फ्रॉम द सिस्टम. तो मेरे स्टूडेंट क्या, अब देख मैंने क्या बोला स्टेटमेंट, साउंड. क्लियर? तो मैंने क्या बोला, सराउंडिंग टेक्स गेन हीट फ्रॉम द सिस्टम. तो दैट मींस मुझे तो हर बार सिस्टम से लेन देना है, तो सिस्टम तो हीट लूज कर रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा. क्लियर? इसलिए बेटा सिस्टम और सराउंडिंग्स को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए ना कईयों को आज का लेक्चर थोड़ा बोर लगता है, पर बोर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो मेरा वही कजन वाला हाल होगा, आंसर तो ठीक आएगा पर प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा. क्योंकि देखो आंसर इन दोनों का सबका सेम आ जाएगा, पर एक ने साइन माइनस कर दिया, एक ने पॉजिटिव. क्योंकि मेरे जैसे ने रट्टा लगा लिया था कि सर ने कराया अगर हीट गेन है तो पॉजिटिव है, पर मैंने इस बार हीट गेन वर्ड चेंज कर दिया, सराउंडिंग गेन से. तो मुझे हर बार लेन देन किससे है? अपने सिस्टम के साथ. क्लियर? ये था हमारा बेसिक. तो अब बताओ ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी, हाँ 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 जी. क्या है ना कि मैटर एक बार तो चेंज होगा, वाटर स्पीड में चेंज होगा, प्लेट पे फिट करके फिर से वाटर. ऐसा ना, उसको मैं 2 घंटे हीट नहीं कर रहा, जब हम लोग 2 घंटे हीट करेंगे तो उसमें होल भी हो जाता है. तो नहीं, मैं तो तुझे सिस्टम का समझा रहा था, जब उसके ऊपर लिड रख दिया. क्लियर? तो कभी चाय बनाना मम्मा के लिए. क्लियर? और प्रॉपर टाइम में, और ये नहीं कि 2 घंटे लगाने हैं, 2 घंटे में तो पानी उड़ जाएगा दूसरे उसमें से भी. क्योंकि वो तेरी बात ठीक है, वो मेरा वो जो वेपर में तो बन रहा है ना, वेपर बन के टकरा रहे हैं, तो मैं सिस्टम को कहाँ ले रहा हूँ? इक्विलिब्रियम पर. मैं उसको इवेपोरेट नहीं होने दे रहा. तुम लोगों ने पक्का 10th में पढ़ा है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ये हमारा टॉपिक है. मैं उसको इतना हीट नहीं कर रहा कि वो टकराता रहे, क्योंकि टकरा कर तो हीट सारी धीरे धीरे बाहर वेंटिंग होती जाएगी. पर मैं क्या करूँ, उससे टकराया, स्टार्टिंग में टकराएगा तो क्या करेगा? लिड को हीट कर देगा, इट विल लूज हीट. लूज हीट करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे पास, पास आगे फिर लिक्विड बन के सर्कल चलता जाएगा. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम. ये वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. वो क्या, अब जैसे फ्रिज में ही है, देख हमारे पास फ्रिज में जो फ्रीजर में रखी है हम लोगों ने बर्फ आइस बनने के लिए, तो वाटर से क्या हो रहा है? लिक्विड. पर क्या था? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस से. क्लियर? हम लोगों ने फ्रिज में क्या किया, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा, हम लोगों ने लो कर दिया, तो क्या हुआ? उसकी सिर्फ कंडेंसेशन ही होती चलेगी, कंडेंसेशन होती चलेगी तो सॉलिडिफाई हो गया. क्लियर? तो ऐसे ही इसमें था जो आप कह रहे हो ना,
अगर मैं गैस को स्लो पे रखूं, फुल पे नहीं रखा, गैस को स्लो पे और थोड़ा टाइम, ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा, फिर तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। पर क्या होगा अगर मैं उसे प्रोसेस को क्योंकि ये सारे क्लोज सिस्टम है तो इसमें इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन, इसमें हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो जब वो टकराए, उन्होंने अपनी एनर्जी लूज की, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आगे फिर पास, अगर पास आ गए तो फिर लिक्विड में बन गए, तो वही सर्कल चलता गया। हमारे जो रेनफॉल का यही कंसेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग सारे क्लियर। तो ये टॉपिक्स का तो कोई एंड नहीं है। अब रुक जा। हाँ हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग डिपेंड ऑन हाँ, ये तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे करेंगे। किसी केस में वॉल्स को क्या ले लेंगे, कंडक्टिव। अब अगर आइसोलेटेड है तो वो नॉन कंडक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि उनमें सिस्टम और सराउंडिंग्स में लिंक नहीं रहा। क्लियर। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स में टर्म्स आएंगी। चलो गुड, ऐसे जो क्वेश्चन दिमाग में है ना पूछ लिया करो। मुझे भी ऐसे लगता है हाँ भी मेरी क्लास में सारे अटेंटिव है, भागने की नहीं पड़ी है खेलने की। हाँ दिव्यांशु, तो अब इसके बाद क्लियर। अब इसका जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी ना बेटा, ये टर्म हमारी इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। हाँ जी, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। तो बेटा यहाँ पे ना तुम लोग अगर कहीं घर जाके बुक्स में देखो तो बुक्स में तुम्हारे फर्स्ट सिस्टम, फिर सेकंड सराउंडिंग्स, थर्ड स्टेट, फोर्थ ये, मैंने इनको थोड़ा सा लॉजिक लेकर बस इकट्ठा कर रखा है और कुछ नहीं। क्लियर। ये ना तुम्हें कभी भी किसी भी पेपर में ये नहीं आता डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम या डिफाइन स्टेट वेरिएबल्स, ये नहीं आता। तो ये मेरे न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो देखो मुझे भी ना अभी इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेंगे, पहले बस क्लियर कर लो स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम से ये नहीं क्लियर हो रहा स्टेट ऑफ सिस्टम, फिर वाटर को पकड़े, वाटर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। तो वाटर सिस्टम था, तो स्टेट इट कुड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस। तो सॉलिड में कब एग्जिस्ट किया, जब टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया। लिक्विड में कब एग्जिस्ट किया, जब मैंने उसे राउंड अबाउट कहाँ कर दिया, 20 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री तक ले गया, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही 25 डिग्री से ऊपर गया वो गैसियस में चला गया। तो देखो स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल क्लियर नहीं हो रहे। स्टेट सिस्टम क्या था, वाटर कुड एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। और वेरिएबल क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर वाज आवर स्टेट वेरिएबल, कि अगर मैं उसका टेम्परेचर 0 डिग्री कर रहा था तो स्टेट ऑफ सिस्टम वाज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और जब मैं टेम्परेचर कर रहा था मोर देन 25 डिग्री, तो मोर देन 25, ये सुन कहता खन्ना सर बॉयल बेटा वो 100 डिग्री पे कर रहा है। पर तुम लोग कभी अगर फिर वही मम्मी पापा के लिए चाय बनाओ, तो बेटा इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिमाग में रखा है। तुम लोगों ने गैस ऑन कर दी, ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर हाथ मत करना, थोड़ा सा हाथ ऊपर रखना। तो जैसे ही आप गैस ऑन करते हो वेपर टकराने शुरू नहीं हो गए, क्योंकि ये स्टूडेंट मुझे हर बार रोक देता है खन्ना सर वाटर तो 100 डिग्री पे वेपर में। बेटा वो 100 डिग्री पे वेपर पे नहीं है, 100 डिग्री पे वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। वेपर में तो 25 डिग्री के ऊपर जाते ही जा रहा है, ये वेपर्स में जा रहा है। तुम लोग कभी पैन के ऊपर हाथ रखना, ये अभी वाटर बॉईल नहीं कर रहा, तुम्हारे हाथ पे वेपर्स नहीं टकरा रहे, ये तो वेपर्स में तो बन नहीं रहा था। टेम्परेचर वाज सर्विंग एज आवर स्टेट वेरिएबल and state of the system, our system could exist in solid, liquid or gas depending on these state variables। तो बेटा न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये चीजें आपको मेंशन करेंगे। जब मैंने आपको स्टेट ऑफ सिस्टम वाटर दे दी सॉलिड, क्लियर, जब मैंने वाटर दे दिया सॉलिड, तो देखना वहां पे हम लोग चेंज इन वॉल्यूम क्या लेते हैं, 0। क्लियर। तो आगे स्टूडेंट खन्ना सर मैं कैसे करूं, जब मैंने आपको स्टेट ऑफ वाटर दे दिया सॉलिड, अगर सॉलिड दे दिया तो दैट मीन वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो तुम्हें टी ढूंढ बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे। क्लियर। जब मैंने कह दिया वाटर इज एट बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे है तो मीन टेम्परेचर 100 डिग्री। और एक बेटा बस यहाँ पे ना स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट आ जाएगा, ये 10th क्लास में आप भी करते थे, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को रिलेट करते थे 273 के बेस पे। बस एक ये टर्म याद रखनी पड़ेगी, तो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं 273 ऐड कर दिया तो 273 केल्विन हो जाएगा। ये था हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स का कंसेप्ट। अगर क्लियर है, अब डेफिनेशन बस लिखवा दूं, आएगी नहीं पेपर में, पर जस्ट एक मूव करने के लिए लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। हाँ जी बेटा लिख लो इसका। स्टेट ऑफ सिस्टम मींस, स्टेट ऑफ सिस्टम मींस the consideration of system, the consideration of system which is described
which is described in terms of certain observable properties. In terms of certain observable properties. कौन सी थी observable properties? ज्यादा भी कहा था temperature, pressure, volume. Certain absolute properties of temperature, pressure, volume. Clear? That will be the state of system. Clear? तो अब इसके बाद क्या रह गया? State variables. तो state variables क्या थे? Temperature, pressure, volume. लिख लो बेटा. If any of the properties of the system changes, the system is said to exist. The system is said to exist in different state. The system is said to exist in different state. Therefore, these properties are known as state variables. Therefore, these properties are known as state variables. Clear? ये बेटा अभी ना तीन जो डेफिनेशन स्टार्टिंग की एज सच थी. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ना थर्ड और फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ये तुम्हारा पेपर में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेट फंक्शन? क्लियर? ये तुम्हारे सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर दो. क्लियर? और कंपटीशन में अगर मैंने इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स नहीं डालने तो हम लोग सॉर्टिंग डालते हैं. मैंने अभी जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई याद है, डेल्टा यू बोला था, क्यू बोला था, डब्ल्यू बोला था, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सारे इनमें से कुछ स्टेट फंक्शन है, कुछ स्टेट फंक्शन नहीं है. तो पेपर में ना आपको सीबीएसई में तो इनकी डेफिनेशन और कंपटीशन में क्या आता है, इनको सॉर्टिंग आ जाती है कि सॉर्ट आउट करो वेदर गिवन प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन और नॉट. क्लियर? तो पता है क्या, इसकी भी डेफिनेशन तो लिख लेंगे. तो मुझे स्टार्टिंग में ना ये समझाना बड़ा मुश्किल लगता था. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है स्टेट फंक्शन का. क्लियर? तो स्टेट फंक्शन का मैंने सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया, जब 14 में क्लास लेता हूँ तो वहां का एग्जांपल ले रहा हूँ. अब मैं घर पे क्लास ले रहा था, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल करें या चलो आपका घर फर्स्ट फ्लोर पर था. क्लियर? आपका घर कहाँ पे था? फर्स्ट फ्लोर पर. तो जो आपकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी mgh. तो आपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी मेजर की अपने घर में, जो घर कहाँ पे था? फर्स्ट फ्लोर पे. तो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, वैल्यू फिक्स. अब तुम लोग टॉप फ्लोर से अपने घर आए, टॉप फ्लोर से तुम लोग अपने घर में आए, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम या डिफरेंट? टॉप फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आए तो आकर रुके तो फर्स्ट फ्लोर पर ही, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम. अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे थे तब भी पोटेंशियल एनर्जी सेम mgh. क्लियर? हर बार पोटेंशियल एनर्जी सेम थी. पर अब अगर मेरे घर में क्या, मेरे यहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रही. क्लियर? अगर लिफ्ट काम नहीं कर रही तो मैं किसी मॉल में था, चलो आप घर से बाहर आके मॉल चले गए. जब मॉल में गए तो क्लियर, तो मेरे जैसा तो आलसी खड़ा रहा, जब तक लिफ्ट नहीं आती खड़े, अभी लिफ्ट आएगी तब जाएंगे. क्लियर? तुम बच्चों में थोड़ा सा एंथुसियाज्म था, एनर्जी थी, तुम लोग क्या एस्केलेटर के थ्रू चले गए. क्लियर? और एक मेरे जैसा या एक और भी था, एस्केलेटर खराब था, तो वो स्टेप्स क्या होगा, अब तुम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर गए तो तुम लोग थ्रू एस्केलेटर जा रहे हो या थ्रू लिफ्ट जा रहे हो, या तुम्हारा एस्केलेटर चल नहीं रहा तो तुम्हारे पेयर और लेग्स ने काम हर बार डिफरेंट किया. क्लियर? अगर लिफ्ट में जाता है तो वर्क डन 0. अगर एस्केलेटर चल रहा है तो मेरे पेयर और लेग्स ने एक बार फर्स्ट स्टेप किया और एक बार लास्ट स्टेप पे आउट हो गया. और अगर वो एस्केलेटर चल नहीं रहा तो मेरे पेयर और लेग्स ने सबसे ज्यादा काम किया. तो बेटा ये था स्टेट फंक्शन का डिफरेंस. क्या था? प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन. और जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी ऑन द पाथ फॉलोड, दैट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. इसलिए वर्क डन कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. कि मैं अपने घर तक आया, लिफ्ट के थ्रू आया, थ्रू स्टेयर्स आया, थ्रू एस्केलेटर आया, और एस्केलेटर भी बीच में बंद हो गया. क्लियर? तो एवरी टाइम वर्क डन बाय माय पेयर और लेग्स विल बी डिफरेंट. क्लियर? तो दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. पर जो एनर्जी पोजेस्ड है बाय माय बॉडी mgh, वो हर बार इस फ्लोर पे फिक्स है.
वो हर बार फिक्स है क्योंकि एच फिक्स हो गया, तो मैं चाहे ग्राउंड फ्लोर से आऊं चाहे टॉप फ्लोर से, बट एनर्जी पोजेस्ड बाय माय बॉडी एट माय होम विल बी ऑलवेज फिक्स, तो दैट इज आवर स्टेट फंक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, दैट इज नोन एज आवर स्टेट फंक्शन। क्लियर, ये था डिफरेंस। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको 3-4 प्रॉपर्टीज दे दूंगा, आपको इन्हें सॉर्ट आउट करना है, या फिर क्या होगा, सिस्टम की कहानी सी बना दूंगा, कहानी सी कि मेरे पास वाटर था 10 डिग्री, मैंने उसको हीट किया 200 डिग्री, फिर उसकी कूलिंग की, अगेन उसे हीट किया 10 डिग्री, तो देखो घुमा फिरा कर उसे वापस 10 डिग्री पे ले आया। अगर 10 डिग्री पे ले आया तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, क्योंकि मैंने सिस्टम को तो लाकर क्लोज ही कर दिया। क्लियर, तो बेटा कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्टेट फंक्शन के बेस पे। तो मेरे साथ में यही रहता है, डेफिनेशन को हम लोग क्रैम नहीं करते। क्लियर, क्योंकि नहीं तो देखो मैं भी पहले डेफिनेशन लिखवा देता, फिर एग्जांपल करते हैं, फिर आधे तो तुम मुझे गालियां देते हैं, ये क्या डेफिनेशन है, उल्टी सी डेफिनेशन है कोई। तो बेटा ऐसे ही है, डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है। अब देखना जब लिखेंगे मेरे माउथ से कोई नई स्टेटमेंट आ जाएगी, पर सबको समझ आया स्टेट फंक्शन? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है स्टेट फंक्शन? तो लिखवा दो या चलो मुझे डेफिनेशन नहीं आ रही, तुम में से कोई बोलेगा क्या लिखें इसकी डेफिनेशन? कुछ भी, हिंदी इंग्लिश पंजाबी में कुछ बोल दो, खन्ना सर ये डेफिनेशन बना दो स्टेट फंक्शन की। चल गुड, अब मेरे साथ बोलना तो शुरू किया, गुड। क्योंकि लास्ट क्लास ना देखो तुम लोगों से एमसीक्यू कर रहा था, तो एमसीक्यू में कोई नहीं बोल रहा था, पर चलो अब एटलीस्ट अब बोल तो रहे हो मेरे साथ, चलो गुड। तो इसने मुझे टिप दिया, खन्ना सर पाथ फॉलोड इज इंडिपेंडेंट। क्लियर, तो चलो गुड। हाँ जिया तेरे दिमाग में क्या है? क्लियर, तो वही पाथ के साथ ही रिलेट कर दिया। तो देखो जब पेपर में डेफिनेशन आएगी तो वर्ड बाय वर्ड तो मुझे भी नहीं याद, पर खुद बना सकते थे। क्लियर, वो सीबीएसई के पेपर में आएगी। और बेटा अगर तुम्हारा पैटर्न चेंज ना हुआ तो पक्का है ये यूनिट सेकंड है, इन दैट पेपर इज आवर डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में तुम्हारे ये बड़ी बार स्टेट फंक्शन डिफाइन और प्रॉपर्टीज की सॉर्टिंग आ रखी है। कंपटीशन में बड़ी बार आएंगे प्रॉपर्टीज आएंगी, इन्हें अलग अलग करना है। क्लियर, तो अब कर सकता था स्टेट फंक्शन डिफाइन, लिख लो फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity is said to be state function. Physical quantity is said to be state function if its value depends only upon the state of system. If its value depends only upon the state of system and does not depend upon the path by which that state has been attained. By the path by which that state has been attained. क्लियर, और देखो पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, क्लियर, पानी को मैं 200 डिग्री से 25 ले आऊं या 0 डिग्री से 25 डिग्री ले जाए। क्लियर, पाथ फॉलोड तो डिफरेंट, एक बार मैंने कूलिंग की, एक बार क्या की, हीटिंग, बट काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड दैट विल बी सेम। क्लियर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, एक बार हीट एक बार कूल, तो पक्का काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज आल्सो स्टेट फंक्शन। क्लियर, तो बेटा ऐसे पेपर में कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे स्टेट फंक्शन, और जो वर्क डन है दैट इज नॉट आवर स्टेट फंक्शन। क्लियर, तो देखो स्टार्टिंग के डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू के रिलेशन आ रहे स्टेट फंक्शन के साथ। क्लियर, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना फोर्थ, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हमारे पास आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? What do you mean by macroscopic system and what do you mean by this macroscopic properties? Macroscopic properties. Clear? तो देखो जब नया नया पढ़ाता था ना, इनमें तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर, अब धीरे धीरे ना बस इनका लॉजिक ध्यान में रखा। एक देखो मैक्रो वर्ड है। क्लियर, अगर तुम में से किसी को याद हो, पता नहीं डर लगता है पूछते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, तो वहां पे भी आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक की इंट्रोडक्शन दी थी, मुझे भूल गया, वो काफी टाइम पहले कर दिया था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज होल्डिंग गुड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक। गुड, शुक्र है, गुड। माइक्रो के लिए था क्योंकि माइक्रो का क्या था, साइज स्मॉल था। तो जब साइज स्मॉल था तो वो माइक्रो पार्टिकल्स आ गए। यहाँ पे वर्ड क्या है, मैक्रो। मैक्रो मीन्स बस नंबर ही बड़ा कर दिया मैंने। ये उनमें मास या करो, हम लोग न्यूमेरिकल में लेते थे 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, तो या माइक्रोग्राम्स में कर देते थे, डेसीग्राम। ये पर उनको केजी में रेयर लेकर जाते थे। यहाँ पे ये क्या मैक्रो है। तो दैट मींस मैंने अभी जो आपको वाटर का ही एग्जांपल दिया था, हीट एक्सचेंज का, तो देखो सिस्टम और सराउंडिंग में मैंने सारा बाकी का यूनिवर्स ले लिया था। तो दैट मींस हियर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये बड़ा सिस्टम ही आ गया बस, वेयर मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स इन्वॉल्वड आर लार्ज इन नंबर। क्लियर, जिनमें एटम मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व क्या थे, दीज आर लार्ज इन नंबर, दैट इज आवर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्लियर, और साथ में क्या लिखा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसे बेटा हम लोगों ने दो में फर्दर डिवाइड कर रखा है। We have divided this further into two types. एक हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसिव, एक हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक तरफ हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक तरफ एक्सटेंसिव और एक तरफ इंटेंसिव। तो तुम्हारे ना सीबीएसई में कॉमन सा क्वेश्चन आ रखा है, डिफाइन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, या फिर आपको प्रॉपर्टीज कंपटीशन में मेरा पिछले 3-4 साल से बड़ी बार आया। हम लोग आपको प्रॉपर्टीज दे देंगे, आपको सॉर्ट आउट करना है इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इनकी सॉर्टिंग आ जाती है। तो देखो मैं भी ना काफी साल पहले इनमें कंफ्यूज ही रहता था क्या करूं, और फिर इनके वर्ड में ही पकड़ा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सटेंट आ रहा है, एक्सटेंसिव में एक्सटेंट आ रहा है, इंटेंसिव में आईएन आ रहा है। क्लियर, तो मुझे ना इसको समझाना कैसे आसान है। वाटर कितने पे बॉईल करता है, 100 डिग्री ना। तो मैंने क्या किया, वाटर ले लिया बकेट में, एक बार वाटर ले लिया मैंने पैन में, तो दोनों में पानी कितने पे बॉईल करेगा, 100 पे कर रहा है। तो जब मैं वाटर को चाहे मैं बॉईल कर रहा हूँ बकेट में, जहाँ पे क्वांटिटी क्या ज्यादा, या जब पैन में क्वांटिटी क्या कम, तो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो गया। ये था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस कंसिडर्ड, कि जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंटेंसिव। यहाँ पे एक्सटेंट आ रहा है, एक्सटेंट मींस क्वांटिटी, तो दिस आर डिपेंडेंट ऑन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कंसिडर्ड। इसलिए बेटा इंटरनल एनर्जी, हम लोग जो पहली प्रॉपर्टी अभी, तो इंटरनल एनर्जी, तो नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनल एनर्जी पोजेस्ड बाय माय बॉडी। क्लियर, तो जो बच्चे छोटे हैं, बॉडी छोटी है, तो उनमें एनर्जी कम, जिनकी बॉडी बड़ी है उनमें एनर्जी ज्यादा। तो दैट मींस जो एनर्जी है दैट इज आवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सारी मेरी जो एनर्जीज के कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, या अभी आपको एंथैल्पी चेंज का, वो सारी एक्सटेंसिव में आ जाएंगी, बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। और जो इंटेंसिव है, आईएन आ गया, आईएन इंडिपेंडेंट। तो वाटर के बॉइलिंग के एग्जांपल पे ध्यान रख लो, दोनों को समझना आसान। तो सीबीएसई में अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन करना आ जाए, सिंपल नहीं आ गया, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वांटिटी और व्हाट मास ऑफ द सब्सटेंस इज कंसीडर्ड, दैट इज एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव क्या था, प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी या एक्सटेंट, कि उसकी मैंने क्वांटिटी को कंसिडर नहीं किया, सिर्फ उसकी नेचर। तुम लोग स्कूल में अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉपर करा रहा है, तो हम लोग स्लैब्स के प्रैक्टिकल नहीं करते, स्लैब्स या प्रिज्म, है ना। जब वो प्रिज्म लिया तो मेरे सर ने मुझे प्रिज्म दे दिया छोटा, किसी को प्रिज्म बड़ा दे दिया, पर थे वो क्वार्ट्स के। तो दैट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है ना, ये तो नहीं है कि एक का 1.5 है, दूसरे का 1.25 है, तीसरे का 1.7 है। तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है जब तक वो क्वार्ट्स का है। हाँ, जब मैंने उसको पायरेक्स में चेंज किया, फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ गई, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द upon the just quality of the matter, not on its quantity. क्लियर, तो अब बताओ बेटा सबको, अभी दोनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ क्या था, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सब बॉइलिंग ऑफ वाटर तो इंटेंसिव में आएगा ना? हाँ, क्योंकि अब क्या ओके होगा सर। देख, बस क्या होगा मौलिक, अगर मैं उसे बकेट में कर रहा हूँ या पैन में, टाइम चेंज होगा पर उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। क्लियर, तो चल, हाँ एक आप पूछ रहे थे, हो गया क्लियर। बस बेटा यही मैं आप सबको कहता हूँ, मुझे ना अभी 12th के भी अब धीरे धीरे आदत पड़ गई स्टूडेंट्स को, थोड़ी देर बोलता हूँ ना तो मेरा टॉपिक इकट्ठा होने लगता है। अब जैसे अब देखो स्टार्ट किया था, किसी को लग रहा होगा खन्ना सर क्या पढ़ाएंगे कैसे, अब धीरे धीरे टॉपिक्स इकट्ठे होने लगे,
यही है बस। 10-15 मिनट मुझे ना बोलने दो, 10-15 मिनट्स में हमारा टॉपिक इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव ना, तो मैं तो इनको पहले रट्टे लगाता रहा। क्लियर। अब तुम्हें से किसी को अगर याद हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या पड़ी है 10th क्लास तक, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मुझे तो पता ही नहीं। एक तो The स्नेल ratio लॉ ही of करते थे, bending of साइन आई light. बाय साइन आर। तो जब साइन आई बाय साइन आर कर रहे थे, ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, डायमेंशनलेस नहीं हो गया? क्लियर। या जो प्रॉपर्टी तुम्हारी पर यूनिट पे है वो सारी की सारी इंटेंसिव में आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ना बेटा एक बार कंपटीशन में आ गया था डेंसिटी, मास, एनर्जी और सरफेस टेंशन, इनमें से कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है। तो मुझे ना रट्टा नहीं लगता, तो मुझे डेंसिटी की डेफिनेशन याद है, क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सरफेस टेंशन क्या था? फिजिक्स में किया होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो बेटा सरफेस टेंशन वाटर की, मैं चाहे बकेट में लूं चाहे पैन में या ऐसा, उसकी सरफेस टेंशन हमेशा 80 डाइंस पर सेंटीमीटर ही है। क्लियर। क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ऐसे ही अगर सबको आसान एग्जांपल क्या लगता है, मिल्क का। मिल्क नहीं देखा, वो ग्रीन कलर का पैकेट है, एक रेड कलर का, एक येलो कलर। क्लियर। तो डेंसिटी तो सबकी क्या फिक्स नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर में ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैंने अगर 10 लीटर दूध लिया तो उसमें डेंसिटी चेंज होगी। क्लियर। 10 लीटर में भी अगर ग्रीन कलर का लिया, डेंसिटी तो फिक्स है ना। क्लियर। क्योंकि जो प्रॉपर्टी पर यूनिट है, दैट्स व्हाई डेंसिटी, सरफेस टेंशन, क्लियर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, जो प्रॉपर्टीज हमारी सारी क्या पर यूनिट पे है, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। ये सारी इंटेंसिव में आ गई। और बाकी सारी इनमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आ गया एक्सटेंसिव में? मास आ गया, मास और एनर्जी आ गया। मास और एनर्जी इधर, बाकी सारे एग्जांपल इधर थे। प्रेशर, प्रेशर याद करो क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मेरे पास टायर बड़ा है या छोटा है, जब मैंने उसमें प्रेशर फिक्स कर दिया, वो प्रेशर तो नहीं चेंज हो रहा ना। अगर मैं उसको 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, पर स्क्वायर मीटर कर दिया, तो प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया में वो भी प्रॉपर्टी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो बेटा ऐसे आपको ना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे 12th क्लास तक चलेंगे। तो तुम्हें सिर्फ 11th के एग्जांपल्स पे नहीं, 12th की प्रॉपर्टीज के साथ इनको रिलेशन आ जाता है। तो जिसको बेसिक आ रहा है इंटेंसिव, IN इंडिपेंडेंट, EX एक्सटेंड, एक्सटेंड मींस क्वांटिटी। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर क्वांटिटी। क्लियर। तो लिखवा दूं डेफिनेशन इनकी भी, इसलिए कह रहा था आज थोड़ा सा ना बोर हो जाओगे डेफिनेशन लिखते लिखते। तो एक आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। So what about macroscopic system? तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बहुत बड़ा, जैसे अब मैं जो हीट एक्सचेंज कर रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री है सपोज, इंडस्ट्री में से मैं स्मोक को बाहर थ्रो कर रहा था। अगर स्मोक को बाहर थ्रो कर रहा था तो वहां पे लार्ज क्वांटिटी, वेयर क्वांटिटी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन्वॉल्व्ड आर लार्ज, दैट इज मैक्रो। और जिनमें सिस्टम कम रह गया, कम पार्टिकल्स, लेस नंबर, तो वो हमारे माइक्रो हो गए। क्लियर। तो अब लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। पहले ये लिखवा रहा था एक्सटेंसिव। these are those properties these are those properties which depend these are those properties which depend on the quantity of matter contained on the quantity of matter contained in the system, quantity of the matter contained in the system। और कॉमन एग्जांपल क्या आ गए मेरे पास? मास, मास और एनर्जी, मास और एनर्जी आ गया। ठीक बेटा। और अब तुम लोग बता दो इसकी क्या लिखवा दूं इंटेंसिव के? हाँ, मास एंड एनर्जी। हाँ जी, प्रथम बोल, क्या बोला इंटेंसिव का? क्लियर, जस्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। क्लियर। तो लिख लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज, intensive properties are those which depend intensive properties are those which depend only on the nature of substance and are independent of its quantity and are independent of its quantity independent of its quantity। और एग्जांपल्स की लाइन लगा दी, डेंसिटी, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेटा तुम्हारे कंपटीशन में ना आज के लेक्चर का अभी तक का
सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आ रखा है स्टेट फंक्शन और साथ में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की सॉर्टिंग कर दो। क्लियर। अब ना क्या था, चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बस मुझे अब आपके साथ ये फिर समझाना क्या रह गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। What are the different types of our thermodynamic process? क्लियर कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से है। क्लियर। तो बेटा ये ना टॉपिक मैंने चैप्टर आपका बीच में से उठाया था। क्लियर। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली फर्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड और यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ। तो बेटा अभी सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर आप सबको तो क्लियर है ना, जो टॉपिक हमारा बड़ा आता था या मुश्किल आता है उसे टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं ताकि हमें करना आसान हो जाए। क्लियर। तो पता है क्या है, ये किसी पेपर में तुम्हें डिफाइन करना नहीं आएगा आइसो ये प्रोसेस। क्लियर। ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आज आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बोला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये डेरिवेशन आएगी, वर्क डन इज गिवन बाय पी डेल्टा वी। क्लियर। ये सीबीएसई में डेरिवेशन और कंपटीशन में इस कांसेप्ट के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। क्लियर। तो क्या होगा इनमें ना, अगर मुझे ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस नहीं क्लियर, इन न्यूमेरिकल्स में फंस जाएंगे। कैसे, एक और मैंने अभी आपके साथ किया था, याद है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखे थे अभी 3-4। इन सबको इन टर्म्स पे क्लियर करना आसान था। तो इनमें जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस आता है हमारे पास दैट इज आइसोथर्मल। एक प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा आइसोथर्मल। एक प्रोसेस हमारे पास आ जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। फिर एक हमारे पास आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर। और एक आखिर में जाकर हमारे पास आ जाएगा दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस ना। आइसो, ये मेरी राइटिंग ना बड़ी अच्छी है, ये आइसोकोरिक CH। क्यों, क्या हो गया, क्या क्या, हाँ हाँ कर दिया था वो एक बार, बस नहीं एक बार शायद लेट किया था स्टार्ट, है ना, नहीं स्टार्ट कर दिया था। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसो, और बड़ी जल्दी याद कराया, हाँ बड़ी जल्दी याद करा दिया। चल चल याद तो करा है, आगे से थोड़ा पहले। तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एक कौन सा आ गया, एडियाबेटिक। क्लियर। अब बेटा तुम लोगों ने ना मुझसे अभी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं किया, नहीं तो ये टर्म समझनी आसान थी। तो हम लोग ना जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पहला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया, वो 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो तुम बच्चों ने अगर एक चैप्टर के बाद मैंने सेकंड स्टार्ट किया ना, तो तुम में से बड़ों ने मुझे कहना, खन्ना सर रिवीजन फिर करा दो, 2-2 चैप्टर्स नहीं हम लोग करेंगे। इसलिए मैंने बड़ा चैप्टर उठाया था ताकि इसको थोड़ा सा टाइम लगे, वो चैप्टर छोटा है। तो वहां पे ना हम लोग करेंगे आइसो। देखो मुझे नहीं पता आइसोथर्मल क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, एडियाबेटिक क्या है, मुझे यहाँ पे वर्ड्स नहीं क्लियर। ये आइसो है, आइसो मीन सेम। थर्मल, थर्मल स्टैंड फॉर एनर्जी, हीट, हीट क्या था, टेम्परेचर। तो दैट मींस इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। हाँ जी, कर सकता हूँ ना ऐसे याद आइसो, क्योंकि मुझे बुक में से डेफिनेशन याद नहीं रहते। वो प्रदीप का ना बेटा यही चैप्टर अगर उठाया थर्मोडायनेमिक्स का, मैं क्या मोर देन 100 पेजेस में है, तो मैं 100 पेजेस को बिना पढ़ने बैठ गया तो छुट्टी हो जाएगी। पर अगर लॉजिक्स में है, आइसो मीन सेम, थर्मल हीट, हीट एनर्जी, तो क्या था, टेम्परेचर। तो इन दिस केस आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या, आइसोबारिक। तो बार किसका यूनिट है, प्रेशर का नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्लियर। तो 10th क्लास 1 एटमॉस्फेयर 760 mm और 1 बार। क्लियर। तो आइसो मीन सेम, बार क्या था, प्रेशर। तो इसमें पक्का है, मुझे याद रह गया, इन दिस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, इन दिस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट में आइसोकोरिक। क्लियर। आइसोकोर, कोर, कोर स्टैंड फॉर वॉल्यूम। 10th क्लास में ज्योग्राफी मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, और ज्योग्राफी में वगैरह में पढ़ते नहीं थे, अर्थ क्रस्ट से थ्रू कोर ऑफ द अर्थ वी कैन फाइंड आउट मेटल्स। तो कोर क्या था, वॉल्यूम। क्लियर। तो आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम, तो जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे ना बेटा याद करना आसान हो जाता है ब्रेकअप करके।
ब्रेकअप में चीजें याद रहती, तो आइसो मीन सेम, कोरिक याद है अगर किसी को ऑर्गेनिक जब कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, तो इनको याद करना आसान, ऐसे ही यहाँ पर करना, बुक में से डेफिनेशन याद नहीं होगी इन्हीं से ही। आइसोकोरिक, आइसो मीन्स सेम, कोरिक, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, तो इसमें पक्का वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अब एडियाबैटिक शायद तुम में से कोई बता दे अगर फिजिक्स में कहीं पढ़ा हो। हाँ जी, किया होगा कहीं ना कहीं, एडियाबैटिक आया नहीं अभी कहीं। तो एडियाबैटिक में होता है हीट चेंज, नाइदर हीट इज बीइंग लॉस्ट नॉर हीट इज बीइंग गेन्ड, तो मींस एडियाबैटिक सिस्टम और मेरा आइसोलेटेड सिस्टम सेम नहीं हो गया। क्लियर? तो ए स्टूडेंट आके मुझे नजर आपके न्यूमेरिकल में तो एडियाबैटिक आ गया था, आपने तो आइसोलेटेड दिया नहीं, मैं आइसोलेटेड बोल दूं या एडियाबैटिक सेम नहीं है, तो एडियाबैटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल थर्मस फ्लास्क की आ गया, थर्मस फ्लास्क की आ जाएगा हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल। क्लियर? तो इसमें क्या था, नाइदर हीट इज बीइंग लॉस्ट नॉर हीट इज बीइंग गेन्ड, तो इसमें पक्का है हीट चेंज इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब देखो बेटा, जो आपको मैंने सिंबल्स दिए थे, गोल्डन इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी पी सर, डेल्टा वी, एक मिनट बस बोले, एक बार बस लिख दूं। हाँ अब पूछ। सर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस क्या होगा? इसमें टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा है। क्लियर? और एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, नाइदर हीट इज बीइंग लॉस्ट नॉर हीट इज बीइंग गेन्ड। तो सर आइसोथर्मल में हीट लॉस और गेन हो सकता है? हाँ हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं दोनों की वैल्यू सेम कर दूं। ठीक, तो अब बेटा इसमें देख, अगर तुम्हारे पेपर में मैंने दे दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, क्लियर, तो एक स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नहीं करके आया। क्लियर? इसमें बॉर्डन का फॉर्मूला क्या था, पी डेल्टा वी, तो वो स्टूडेंट क्या न्यूमेरिकल छोड़ के आ गया, कहना सर आपने हीट चेंज दी नहीं थी, मैंने न्यूमेरिकल किया नहीं। पर अगर आपने नेक्स्ट क्लास जब मैंने न्यूमेरिकल्स करने इस कंसेप्ट के, अगर मैंने दे दिया प्रोसेस इज एडियाबैटिक इन नेचर, तो मींस तब मुझे पेपर में क्यू देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और अगर मैंने आपको दे दिया प्रोसेस इज आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक है तो तुम में से कोई तो मानेगा डेल्टा वी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आइसोकोरिक है दैट मीन नो वॉल्यूम एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको दे दिया आइसोकोरिक, एक स्टूडेंट कहता करना सर वॉल्यूम तो दिया नहीं था, मैं डेल्टा वी क्या निकालता। अगर बेटा मैंने पेपर में आपको दे दिया आइसोकोरिक, क्लियर, अगर आइसोकोरिक दे दिया तो हमें पक्का है यहाँ पर ये पी डेल्टा वी का कंसेप्ट खत्म। और अगर मैंने दे दिया एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में क्यू का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर से तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा इस चैप्टर में, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो इन सारी टर्म्स को आपस में रिलेट करना है। तो अब बताओ यहाँ तक ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? अब देख यहाँ पे मैंने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट। क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो दैट मींस यहाँ पर जब हम लोग इन फॉर्मूलाज को करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो देख डेल्टा जी और डेल्टा एच एनर्जी चेंज है, क्योंकि तुम सबके दिमाग में क्यू का कंसेप्ट बैठा है। क्लियर? पर जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा एच और डेल्टा जी तो चेंज हो सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रोसेस क्या करेंगे देखना जब हम लोग आगे करेंगे, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है वो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करेगा, पर अगर मैंने टी कम ज्यादा किया तो डेल्टा जी मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकता है। तो मौलिक तुझे भी यही डाउट आ रहा होगा बेटा, यहाँ पे देख टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, पर जो मेरी एनर्जी चेंज है डेल्टा जी और डेल्टा एच, वो इसलिए ये भी क्या थे एनर्जी चेंजेस है, इनकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अगर मैंने प्रोसेस दे दिया आइसोथर्मल या आपको दे दिया रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, तब मुझे टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम लोग क्या लेकर चलेंगे 25 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पर 273 ऐड तो वो 298 केल्विन हो जाएगा। इसलिए मैं अभी ना डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स में ही करें। क्लियर? आज बस मैंने आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और एक और कौन सा आ गया एडियाबैटिक टर्म्स। अब बताओ ये सारी टर्म्स क्लियर? क्लियर? अगर क्लियर है और आप सारे बोर नहीं हुए, तो एक प्रॉपर्टी आज कर लें। बोर हो गए, शाबाश बोर हो गए, और थोड़ा सा मेरा मन रखने के लिए बोल दिया करो, नहीं सर बोर नहीं हुए, इतने तो एग्जांपल दे दिए, कभी तुम्हें लिफ्ट से ले गया, कभी एस्केलेटर, मॉल भी घुमा दिया, सोसाइटी घुमा दी। हाँ तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है। क्लियर?
चलो Yes, नेक्स्ट sir. टाइम मैंने भी आज करना नहीं था क्योंकि वो तीनों को इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लेक्चर में आ जाएगा डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू, इनकी थोड़ी सी डेरिवेशंस और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आ जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाएगा। क्लियर आज का लेक्चर, समझ आया सबको? यस सर। एक मिनट में, हाँ जी क्लियर? यस सर। हाँ भाई समर्थ, sir. तू लेट कैसे हो गया? समर्थ लेट कैसे ज्वाइन किया? हाँ जी सर। चल क्लियर हो गया लेक्चर, करूं क्लोज? हाँ Yes, जी sir. Yes, sir. ओके बेटा, थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू ओके सर। जी ओके।